नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। झारखंड में तमाम मुद्दों को लेकर हम बार बार बातचीत करते हैं और कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर लगातार चर्चा भी होती रहती है। सवाल पहले भी खड़े किए गए हैं, लेकिन शायद इसका जवाब सही तरीके से अभी तक नहीं मिल पाया है। आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर झारखंड की जो जमीन है उसको लेकर कितना विवाद होता रहा है, साथ साथ जमीन को लेकर जो लड़ाइयां चलती हैं उस पर कैसे समाधान किए जा सकते हैं। जमीन की बातचीत की जाए तो झारखंड में कई कैटेगरी की जमीन बताई जाती है और ऐसे में कई जमीन ऐसी है जिस पर कहीं न कहीं बिक्री पर प्रतिबंध है और उस पर कहीं न कहीं अब राजनीति भी होती नजर आ रही है। ऐसे समय में हम बातचीत जब करते हैं तो कई मुद्दे भी सामने आते जाते हैं, चाहे राजनीतिक बातचीत की जाए या फिर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में सामाजिक रूप से इसे देखा जाए। ये मामला तब सामने आया जब जमीन को लेकर विवाद खड़ा हुआ और रिम्स की जमीन पर जब अवैध निर्माण करने की बात आई, कई ऐसी जमीन सामने आई जिसको बेचा गया और बेचने के बाद से उस पर लोग अपनी घर को बना लिए और कहीं न कहीं अपने आशियानों को तब उजड़ता हुआ अपनी आंखों के सामने देखा जब कहीं न उनको पता चला कि शायद वे इस जमीन के हकदार नहीं हैं। आखिर माजरा क्या रहा, कौन है इसके लिए जिम्मेदार और कैसे इस तरह की जमीन की खरीद बिक्री हो पाती है, इस पर आज हम थोड़ी चर्चा भी करेंगे। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब जाकर कई इलाके ऐसे हैं रांची के जहां पे अभी अतिक्रमण के नाम पे, अतिक्रमण हटाने के नाम पे या फिर कहा जा सकता है कि अवैध जमीन को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। कई घर ऐसे हैं जो अब उजड़ते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई सही तरीके से जरूर की जा रही है, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है कि आखिर जमीन की खरीद बिक्री गलत तरीके से कैसे हो पाई, इसमें कौन से जमीन माफिया जिम्मेदार हैं, सरकारी अधिकारी जिम्मेदार है या फिर कहा जा सकता है कि पूरी तरह से सरकार और उसका महकमा जिम्मेदार है, क्योंकि अभी भी कई घरों में हलचल मची हुई है और कई लोग सड़कों पर उतरकर विरोध भी कर रहे हैं। जरा एक रिपोर्ट देखते हैं, जरा समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। झारखंड में जमीन की खरीदी बिक्री में हुआ है बड़ा फर्जीवाड़ा। जमीन को लेकर छोटा नागपुर में टीएनटी एक्ट लागू। एक्ट के तहत आदिवासियों की जमीन खरीदी बिक्री को लेकर कई प्रावधान। राज्य में इसका हुआ है जोरदार उल्लंघन। संथाल परगना इलाके में एसपीटी एक्ट लागू। इस एक्ट में भी जमीन हस्तांतर को लेकर है कई प्रावधान। सरकारी जमीन के साथ साथ वन भूमि पर भी की गई है गड़बड़ी। जमीन दलाल और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत की है चर्चा। आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है इसका खामियाजा। रांची की सड़कों पर बिखरा ये मलबा सिर्फ ईंट पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि ये उन सैकड़ों सपनों की लाशें हैं जिन्हें जमीन माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों की साठगांठ ने मिलकर दफन कर दिया है। सुखदेव नगर हो या रिम्स के पास का इलाका, हर तरफ एक ही कहानी है। सालों की जमा पूंजी लगाकर घर बनाया, लेकिन एक झटके में पता चला कि जिस जमीन के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया उसका कागज ही फर्जी था। सवाल उठता है कि अब जमीन फर्जी थी तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हुई? सरकारी दफ्तरों में बैठे उन अधिकारियों की कलम क्यों नहीं कांपी जब वे इन जाली दस्तावेजों पर मोहर लगा रहे थे? सुखदेव नगर के दर्जनों घर को उजाड़ तो दिया गया, लेकिन उन दलालों और अफसरों का क्या, जिन्होंने मासूम लोगों को सुनहरे सपने दिखाकर उनके जीवन भर की कमाई लूट ली। रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान जो सच सामने आया, वही खौफनाक मंजर अब पूरे शहर में फैल चुका है। जमीन माफिया पहले जाली दस्तावेज तैयार करते हैं, फिर अधिकारियों के आशीर्वाद से उसे बेच देते हैं। जब बुलडोजर चलता है तो माफिया गायब हो जाते हैं और आम आदमी सड़कों पर आ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल प्रशासन के सामने है कि आखिर फर्जी कागजों की रजिस्ट्री का ये गोरख धंधा कब रुकेगा? दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी और उन परिवारों को न्याय कब मिलेगा जिनका आशियाना सरकारी लापरवाही और माफियाओं के भेंट चढ़ गया? टीवी 45 के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। तो तमाम चीजें जिस तरीके से चल रही थी उसमें
कई ऐसे इलाके हैं जहां पे कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से निर्माण हुए, जमीन की बिक्री अवैध तरीके से हुई, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि आखिर इस जमीन की बिक्री किसके माध्यम से हुई, कौन होगा इसके लिए जिम्मेदार और किस तरीके से इस जमीन की रजिस्ट्री तक करा दी गई। उसका म्यूटेशन भी होने की बात आई है, खास करके रसीद कटने की भी बात आई है। लेकिन इन सवालों के बीच से अब जाकर एक बात जरूर सामने आई है कि झारखंड में जमीन का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है, चाहे रांची की बात की जाए या फिर कहा जा सकता है पूरे राज्य के अन्य शहरों की भी बातचीत की जाए। झारखंड की जब हम चर्चा करते हैं तो कई प्रावधान पहले से लागू हैं। छोटानागपुर में CNT एक्ट लागू किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आदिवासियों की जमीन को सीधे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, उसके लिए बड़े प्रावधान है, थाना क्षेत्र का इलाका आता है और इसको लेकर जिस तरीके से राज्य बनने के बाद भी राजनीति होती रही, उसका खामियाजा आम लोग आज तक भुगतते नजर आ रहे हैं। इसी तरह बात की जाए संथाल परगना की, संथाल परगना में SPT एक्ट लागू है और वहां भी कई तरह के प्रावधान पहले से जमीन को लेकर रखे गए थे और ऐसे में अब जब विवाद खड़ा हुआ है तब जाकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। खास करके इलाकों की बात की जाए, दोनों इलाकों की, तो कानूनी रूप से जिस तरीके से जमीन को लेकर बांधा गया, यानी कि उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए जो प्रावधान तय किए गए हैं या फिर कहीं न कहीं पूरी तरह से बैन किए गए हैं, उस पर सवाल कोई उठाता जरूर है, लेकिन तमाम लोग कहीं न कहीं इस बात को लेकर दबाए जाते हैं कि आखिर इस कानून का क्या फायदा होगा या फिर क्या नुकसान होगा। इसके फायदे और नुकसान की तो बात छोड़ दी जाए, जब लोग जमीन खरीद लेते हैं, खास करके आदिवासियों की जमीन की हम चर्चा करेंगे, उस पर अगर जमीन खरीदारी हो जाती है और उसके बाद जब बाद में उनको पता चलता है तो उनका पूरा परिवार उजड़ता नजर आता है, उनकी पूरे जीवन की कमाई खत्म होती नजर आ रही है। रांची में भी कुछ इसी तरह का वाकया सामने आया है। खास करके सुखदेव नगर इलाका है, खास करके रातू रोड का इलाका है, सुखदेव नगर का इलाका है। बुलडोजर जिस इलाके में चलाए गए जमीन को लेकर के, जमीन पर बनाए आस्तियानों पर, उस समय की जो हालात देखने को मिली है उसमें कई ऐसी मार्मिक चीजें सामने आई जिसको लेकर सभी का दिल दहल गया। सुबह की बातचीत की जाए तो सुबह बच्चे घर से निकले थे अपने स्कूल के लिए और जैसे ही शाम को पहुंचे अपने घर वापस स्कूल से तो पता चला कि उनका घर पूरी तरह से टूट गया है, उजड़ गया है। कुछ घर ऐसे भी मिले हैं जहां पे शादी होने वाली थी लड़कियों की और उस घर में शादी की तैयारी चल रही थी और उस घर को उजाड़ दिया गया। हालांकि कानूनी दृष्टिकोण से इस पर कोई सवाल नहीं खड़े किए जा सकते, क्योंकि जमीन को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसमें जिम्मेदार कौन है, इसकी जांच होनी ज्यादा जरूरी महसूस की जानी चाहिए। आज की बातचीत की जाए तो लोग सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया, मामले की पूरी जांच की बात की और साथ साथ ये भी कहा कि उन्होंने पैसे भी दिए हैं, यानी कि खरीदारी में, जमीन की खरीदगी में जो पैसे लगने थे उसके बारे में एक बड़ी रकम का, चाहे वो जमीन दलाल की बातचीत की जाए या फिर जमीन के जो मालिक हैं उनके परिवार के सदस्यों की बातचीत की जाए, उनको मिले हैं और कहीं न कहीं इसमें सरकारी अधिकारियों की भी मिली भगत की बात आती रही है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सड़कों पर लोग जरूर उतरे हैं, जमीन के हक को लेकर लड़ाई जारी है और पहले भी कई सवाल पहले से खड़े होते रहे। हमारे साथ फिलहाल दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रदीप सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, लंबे समय से तमाम चीजों को समझते नजर आ रहे हैं, राज्य बनने के पहले से लेकर अब तक की परिस्थितियों को भी समझते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सुशांतो मुखर्जी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांतो मुखर्जी जी लेफ्ट से हैं और साथ साथ कई जगहों पे जाकर जमीन के अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ी है। कई ग्रामीण इलाकों की बातचीत की जाए वहां भी उन्होंने अपनी लड़ाई को जारी रखा है। हम कोशिश करेंगे कि और भी कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका भी हम स्वागत करेंगे और साथ साथ चर्चा तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जरा चलते हैं सुशांतो मुखर्जी जी के पास। सुशांतो जी, कई सवाल पहले भी खड़े होते रहे जमीन को लेकर के और आज की बातचीत की जाए तो सुखदेव नगर का इलाका है, जमीन की कैटेगरी की बातचीत की जाए तो पहले भी हम लोग बातचीत करते रहे कि जमीन की कई कैटेगरी होती है। वर्तमान में जो सुखदेव नगर की बातचीत की जाए, रिम्स की बातचीत की जाए, उस इलाके में जो घरों को गिराया गया अतिक्रमण बोल करके या फिर कहा जा सकता है कि अवैध निर्माण को लेकर के, क्या लगता है कि झारखंड में जमीन को लेकर जो लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है, क्या कुछ परिस्थितियां नजर आ रही हैं आज के परिवेश में बातचीत की जाए तो? सीएनटी पर जो सुशांतो जी आवाज में हेलो जी जी
जी जी जी जी आवाज जी मिल रही? सुशांतो जी। जी बोल रहे कि जो सीएनटी में जो दिक्कतें हैं, जी जो सीएनटी में जो दिक्कत है, आपको बता दें कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉपर्टी ऐसे हैं, बहुत सारे जमीन ऐसी है, ट्राइबल की जमीन है जो डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि डायरेक्ट ट्रांसफर कौन कौन जी सा हो सकते हैं, कैसे होते हैं। एक हमारे यहाँ पर है कि छपरबंदी के नाम से आप जमीन है जो आपको जी ज्यादातर नगर निगम के अंतर्गत मिलेंगे, जिसको एमएस खतियान बोलते हैं, म्युनिसिपल सर्वे खतियान। वो उस खतियान पे अगर देखेंगे जो छप्परबंदी जमीन है, जी जो दिखते हैं ट्राइब के हैं, लेकिन वो ट्राइब उनको अधिकार सीएनटी पे है कि वो अपने घर बनाने के लिए, अपने बच्चे शादी ब्याह करने के लिए कुछ अंश उससे बेच सकते हो डायरेक्ट, वो कोई भी जनरल ले सकते हैं। लेकिन यहां पर खेल क्या है, आपको बता दें कि जो हम पहले रिम्स में चले जाते हैं, रिम्स में क्या हो गए हैं कि रिम्स में हमारे स्टेट गवर्नमेंट रहे या सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, ये कोई भी प्रॉपर्टी तो सरकार की नहीं रहती है, सरकार किसी से लेती है। अब सरकार जब जिनसे लेती है वो क्या है कि सोचिए 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ से सरकार को रिम्स बनाने के लिए सोचिए 60 डिसमिल की जरूरत रहा और 40 डिसमिल छोड़ दिए। लेकिन ये क्या हो जाता है कि 60 डिसमिल लेने के बाद सरकार को क्या करना चाहिए, उसमें म्यूटेशन कराना चाहिए। सरकार उस पर, स्टेट गवर्नमेंट ने उससे म्यूटेशन नहीं कराते। म्यूटेशन नहीं कराने के कारण जिनका खतियान के थ्रू वो जमीन ली गई थी, उनका 1 एकड़ पर रसीद अपडेट रहते हैं। जब रसीद अपडेट रहेंगे तो उनको वो जिस पूर्वज जो दिए थे जमीन, उनके नाती पोता आ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आते कि भाई मेरा जमीन तो मेरे खाता में दिख रहे हैं, पढ़ लिख लेते तो सब पता चलता है कि भाई रजिस्टर्ड 2 में मेरा नाम है, तो ये जमीन मेरा कैसे नहीं है। इसी आधार पर आपको बरियातू रिम्स में जो लड़ाई चल रही है, जो आपको महल टूट गए, आपको फ्लैट टूट गए, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो ट्राइब देख रहे थे, साइड में जो घर बना के रह रहे थे, उनकी जमीन को हस्तांतर हुए नहीं, सरकार ने लिए नहीं, सरकार ने नहीं लिए, लेकिन सरकार की खाता में चढ़े हुए हैं। आप हरमू में आ जाइए, आपको सदानंद चौक के बगल में 1.5 एकड़ जमीन है, आपको हमारे पास रिकॉर्ड है, 1.5 एकड़ वो जो जमीन है वो मुस्लिम खतियान से जमीन है, और जिनसे हाउसिंग बोर्ड ने करीब करीब 60 डिसमिल जमीन लिए हैं और आधा नहीं लिए हैं, लेकिन पूरे जमीन को चढ़ जाने के कारण आज तक उसको वो नहीं ले सके। वो लोहरदगा से रिलेटेड अभी लोहरदगा में रहते हैं। इस तरह से माहौल बने हुए हमारे जो यहाँ भी आपके बगल में खटगड़ा बस स्टैंड में, इसका जमीन को भी देखने की जरूरत है कि किस तरह से वो रजिस्ट्री हुए, क्या वो छपरबंदी थे कि हुकुमनामा के थ्रू रजिस्ट्री हुए। अगर ट्राइब टू ट्राइब रजिस्ट्री हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राइब टू अगर जनरल रजिस्ट्री हुए तो किस आधार पर हुए हैं वो देखने की जरूरत है, और किस आधार पर म्यूटेशन में आगे बढ़े हैं। लेकिन सब को देखते हुए भी एक चीज गलत है यहाँ पर हमारे। देखिए आपको बता दें कि ये जो सीएनटी में जो है बहुत लूज है, 3 जगह इसका छेदे हम लोग इसको कहते हैं, 71A, 46, ये तीन चीज धारा के अंदर से घुस के जमीन दलालों ने उसे तोड़ते हैं। इसको तोड़ने के लिए, बचने के लिए राज्य और केंद्र को लगने की जरूरत है कि हमारे सीएनटी एसपीटी और कितने मजबूत हो और कितने मजबूत किए जाए। आप देखेंगे रांची की शहर के बीच में, हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, पूरे घर बन गए। हमारे रांची के स्टेशन रोड में पाहनी जमीन है, सब जितने भी आपको फ्लैट वहां पर होटल बने हुए हैं, पाहन की जमीन है, ट्राइब जमीन है। लेकिन देखिए एक एक जमीन को 20 बार 25 बार करके ट्रांसफर कर दिए। इस पर सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत है, किसी की सरकार रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे हमारी गवर्नमेंट जो चल रही किसी भी। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इस खतियान के आधार पर जो दिक्कतें आती है, हमारे यहाँ पर 2 चीज, जैसे बड़ा एक चिक बड़ा एक, अब देखिए लोहरा लोहार जैसी मैंने लोहार का ही खतियान होते हैं, लोहरा का ही खतियान होते हैं, लेकिन वहां पर क्या हो जाते हैं, लोहार का खतियान रहने के कारण वो है लोहरा, लेकिन उसका खतियान लोहार है। वो क्या करते, बेच भी देते हैं, वो जनरल को रजिस्ट्री करा देते हैं, नौकरी करते हैं लोहरा में, ट्राइब में। इसको सरकार को इसको तंदुरुस्त करने की जरूरत है। चिक बड़ाइक जो है वो सिंह बड़ाइक होते, राजपूत होते, चिक बड़ाइक हो जाते, ट्राइब हो जाते, लेकिन उसका खतियान है बड़ाइक और वो खुद है चिक बड़ाइक। तो इसको कौन देखेंगे, जाति अवश्य नहीं बोल रहे, बच्चे स्कूल जा नहीं सकते,
इसको ध्यान सरकार को रखने की जरूरत है। चलिए आते हैं जी सुशांतो जी, आपके पास फिर आते हैं, जरा और आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं चर्चा जब तेजी से आगे बढ़ेगी तो सबसे पहले जिम्मेदार कौन हो सकता है, कौन कौन लोग जिम्मेदार होंगे, इस पर भी थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हैं, साथ साथ विजय जी भी के जुड़ गए, JLKM से विजय जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन प्रदीप सिन्हा जी के पास चलते हैं, बीजेपी से है वो प्रदीप जी, पूरे मामले को तो आप बारीकी से समझते भी रहे हैं, देखते भी रहे हैं, और जिस तरीके से तमाम चीजें चल रही हैं, विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तक इस बात को बारीकी से कोई भी नहीं कह पा रहा है कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा। इससे अगर कल की घटना का जिक्र कर रहे हैं तो वो आदिवासी जमीन पर लोगों ने घर बना रखे थे, तो कोर्ट के आदेश पर तोड़े गए। तो कौन दोषी है? तो मैं समझता हूँ कि दोनों पक्ष को, खरीदने वाला भी, बेचने वाला भी, क्योंकि आदिवासी जमीन जब हस्तांतरित की ही नहीं जा सकती किसी जनरल को, तो आखिर इतना बड़ा रिस्क लेने की आवश्यकता क्यों थी? आज आप देखते होंगे कि रांची शहर के ही आसपास में जिस तरह से एक आम प्रचलन है कि किसी आदिवासी की जमीन आप खरीद सकते हैं, बस आधा पैसा दो, उस पर मकान बना के रहो, और आप पोजीशन ले लीजिए जमीन पर, और फिर धीरे धीरे बाकी के पैसे चुका दीजिए। तो ये आप कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिस है जो लोगों ने अपनाई हुई है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि खतरों से खेलने जाता है ये, क्योंकि जो आगे चल के उनके जो वंशज आते हैं तो वो उस जमीन पर दावा अगर कर देंगे, कोर्ट में जब केस होता है तो कोर्ट को फैसला उन्हीं के पक्ष में देगा, क्योंकि जमीन उनका है, उनके नाम से सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो इस तरह समझता हूँ कि जो लोग आदिवासी जमीन खरीद के घर बना रहे हैं, उस पर या तो सरकार को कुछ दायरा निश्चित करना होगा कि शहर के 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के दायरे में उस नियम पर छूट दी जाए, ताकि लोग बाग अपना घर बना सकें, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है और राजधानी बनने के बाद लोगों का जो आकर्षण है कि हम रांची में ही रहेंगे, तो उसको लेकर सरकार को भी सोचने की आवश्यकता है। लेकिन कोर्ट का जब फैसला हो तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, न कोई राजनीतिक दल उसका हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन जो पीड़ित है उनका कहना यह जायज है कि हमने तो पैसे दिए आपने, लेकिन आपके नाम पे जो प्रक्रिया होती है जमीन खरीद की, वो तो पूरी हुई नहीं। आपने मौखिक तौर पर उनसे बातचीत करके पैसे भी दे दिए और जमीन पर मकान बना के रह रहे हैं, भले ही आप 50 साल से रह रहे हैं, लेकिन जब जमीन आपके नाम पर हस्तांतरित नहीं हुई, आपके नाम से न रजिस्ट्री है, न म्यूटेशन है, न रसीद आपके नाम पर कट रही है, तब मैं समझता हूँ कि जो कोर्ट के आदेश थे वहाँ निश्चित रूप से इन लोगों ने भी अपना पक्ष रखा होगा। और चूंकि आदिवासी जो का मामला है और दखल दिहानी कराई गई, तो पुलिस प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर पाया। जी चलिए प्रदीप जी आते हैं, विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, मुद्दों की बात आती है तो कहीं ना कहीं कई मुद्दों पे आप लगातार चर्चा भी करते हैं, जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, जो राज्य के हित के मुद्दे होते हैं, उस पर आपकी पार्टी की तरफ से आवाज भी उठाए जाते हैं। ये पूरा मामला जिस तरीके से आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कानूनी दृष्टिकोण से, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कुछ चीजें गलत हुई हैं और जो भुक्तभोगी हैं उनकी तरफ से भी गलतियां हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं जानना चाहता हूं, आप लोगों से ही जानना चाहता हूं कि आखिर सारी प्रक्रिया के पीछे कोई न कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता है। अगर जमीन दलाल कहीं न कहीं किसी फर्जी कागज को बनाकर लाता है, उसके बाद से उसको बेचता है, उसके ऊपर काफी मॉनिटरिंग सिस्टम होती है। रजिस्ट्री तक की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कई अधिकारी भी शामिल होते हैं, म्यूटेशन कराने की बात हो, रसीद कटाने की बात हो, इन सारी प्रक्रिया के तहत कई चीजों को कहीं न कहीं बारीकी से जांचा भी जाता है, परखा भी जाता है। इसके बावजूद जब बड़ी गलतियां हो जाती हैं, कई साल हो जाते हैं, और अब जब आसियाने को तोड़ा जाता है, तब सामने आता है कि मामला पूरी तरह से फर्जीवाड़ा का है। क्या लगता है विजय जी, आप लोग इसे किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है कि ये इसके लिए कौन कौन लोग को जिम्मेदार माना जा सकता है? 25 साल के झारखंड को हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, इस पूरे मामले पर 2-3 बातें हैं, उन पॉइंट पर मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो बातें सुशांतो दा कह रहे थे या जो बातें प्रदीप दा ने कही है, वो आई ओपनिंग है और ये बहुत कुछ सरकार के लिए एडवाइजरी भी है। लेकिन सुशांतो दा ने ये माना है कि जो CNT एक्ट में जो छपरबंदी जैसा जो प्रोविजन है, जो म्युनिसिपल सर्वे खतियान जैसा जो सिस्टम लागू कर दिया गया है, तो इन सब चीजों को लेकुना मानते हैं हम लोग। ये मानते हैं कि ये सब लीकेजेस है CNT SPT के अंदर, तो इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन जो बात कह रहे थे सुशांतो दा कि इसमें
जो छपरबंदी टाइप के जो प्रोविजंस है, ये एक तरह से विंडो है जो एक तरह से सीएनटी एसपीटी को कमजोर करते हैं। तो इन खिड़कियों को बंद करने की जरूरत है। मगर प्रदीप दास जो बात कह रहे थे उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं कि सरकार को कोई ना कोई एक ऐसा प्रोविजन बनाना चाहिए कि शहरी इलाकों में, खास करके जो नगर निकाय के क्षेत्र हैं या जो डेवलप्ड एरियाज है, जहां पर ये कानून जिसको बोलते हैं कि एक संकट पैदा कर रहे हैं, तो सरकार या तो उसको कड़ाई से लागू करे आइडेंटिफाई करके, या नहीं तो रिलैक्स दे। बीच के रास्ते के कारण ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। क्योंकि मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ, जामताड़ा में चूंकि हमारे रिलेटिव है वहां पर, मेरा अक्सर आना जाना है वहां पर, तो मैं देखता हूँ कि प्लॉट ए है वो जनरल है और प्लॉट बी है वो सीएनटी है। तो शहर के बीचों बीच में जो इस तरह की जो समस्याएं खड़ी होती हैं, उसके कारण जो बातें प्रदीप कह रहे थे वो सही कह रहे थे, लेकिन सुशांत दावी अपनी जगह सही है कि सीएनटी एसपीटी को मजबूती से लागू करने की जरूरत है। रिम्स के मामले की जिक्र हो रही है, लेकिन वो मामला रिम्स वाला जो है वो सीएनटी एसपीटी का मामला नहीं है, वो विशुद्ध रूप से अतिक्रमण का मामला है कि जो जमीन रिम्स के पास है उस जमीन को कैसे बेचा गया, उस जमीन में क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, उसको देखने वाली बात है। मगर कल जो सुखदेव नगर रांची की जो कार्रवाई हुई है वो तो विशुद्ध रूप से आदिवासी जमीन है, और आदिवासियों के द्वारा जो घर मकान बनाना, जो गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासी जमीन पे घर मकान बना के रहना, उस पर इन्वेस्ट करना, कहीं ना कहीं जमीन के जो मालिक हैं, घर बनाने वाले लोग हैं या जो दलाल हैं, उन सबकी भागीदारी है इसके अंदर। और इसके अलावा एक और भी है कि जो कच्चे कागजात है, कच्चा एग्रीमेंट है, कैजुअल एग्रीमेंट है, वो आज इन लोगों के लिए फांस बन रहा है। सीएनटी में प्रावधान है मगर पेचीदगियां भी है, मगर लोग दौड़ भाग से बचने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। इसलिए इस मामले पर खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों दोषी हैं। प्रोविजंस है कि एक जो गैर आदिवासी है उसको नहीं मिल सकता है, लेकिन डीसी के परमिशन से मिल सकता है, उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस है, कारण गिनाने होंगे। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि सीएनटी एसपीटी अपनी जगह सीओ कार्यालय में जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, मैं ये मान करके चलता हूं कि झारखंड के अंदर अधिकांश मामलों में इस कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत होती है। ये कार्यक्रम अगर सीओ कार्यालय के कोई कर्मचारी अधिकारी देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर वो मानेंगे कि जिनके हाथों में कलम है, जो जमीनों की दाखिल खारिज करते हैं, म्यूटेशन करते हैं, अपने जीवन में ये तो प्रैक्टिस बना चुके हैं कि वो लेन देन करेंगे, गलत काम करेंगे, रजिस्टर 2 में हेरफेर करेंगे, या नहीं तो बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए रजिस्टर 2 के पन्ने उड़ा दिए जाते हैं। हमको लग रहा है कि सीएनटी एसपीटी का जो जमीन है उसकी रजिस्ट्री के मामले में, उसके म्यूटेशन के मामले में और रसीद तक बात कैसे पहुंच जाती है, इसको लेकर के जिन लोगों ने प्रैक्टिस बनाया है इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पर सीएनटी एसपीटी का मखौल उड़ाया जाता है झारखंड के अंदर। हमको लग रहा है कि लोग सिस्टम के साथ खेल रहे हैं। राकेश जी, हमको लग रहा है कि जो जिम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे अधिक बात मैं अभी देख रहा था कि रांची में भी 1 साल पहले एसएसपी ने बात लगाई थी कि थाने के अंदर कोई भी जमीन दलाल को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। हमको लग रहा है कि अगर इस तरह की चीजों को रोकना है तो सबसे पहले जमीन के दलालों पर कसनी पड़ेगी और उसके साथ अधिकारियों और जो सीओ ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनको भी टाइट करना पड़ेगा। चलिए, बड़ी बात कही आपने। जिस तरीके से राज्य के गठन के बाद से ही देखा गया है कि जिस तरीके से बेरोजगारी की चर्चा होती थी, रोजगार की बात आती थी, तो कई जगहों से इस तरह की बातें आती थी कि वे जमीन का कारोबार कर रहे हैं। कई नाम बड़े नजर आए हैं जो कि कहा जाता है कि जमीन कारोबार से जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, क्या कुछ उनकी जिम्मेदारी होती है? और आपने जो जिक्र किया कि सर्किल ऑफिस, सीओ ऑफिस या फिर सर्किल ऑफिस के कर्मचारी की मिलीभगत होती है। सुशांतो जी के पास चलते हैं। सुशांतो जी, खास करके रांची की बात तो हम कर ही रहे हैं, अवैध की बात आती ही है, अवैध निर्माण की बात आती है, अतिक्रमण की बात आती है, गलत तरीके से जमीन की रजिस्ट्री की बात आती है। मैं फिर वहीं आ रहा हूं कि आखिर जब इतनी मॉनिटरिंग सिस्टम होती है, तमाम जो सरकारी महकमा होता है, जमीन की खरीद फरोख्त में कई चीजें सामने आती हैं, उसको लेकर के जब बातचीत निकलती है तो इसकी जांच करने वाले अधिकारी पहले दौर में इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मुझे जो लगता है कि अब जो परिस्थितियां 25 साल में हुई हैं उसमें सिर्फ आने वाले समय में या तो युद्ध होगा, लड़ाई होगा, आपस में भाईचारा टूटेगा और आपसी विश्वास में कहीं ना कहीं कमी नजर आएगी, और साथ साथ एक दूसरे के लोग पोल खोलने की कोशिश करेंगे और साथ साथ समाज को कमजोर करने की कोशिश करेंगे जमीन के नाम पे।
क्या लगता है कि इस पर पहले ही चरण में या फिर कहा जा सकता है कि रजिस्ट्री के दौरान वेरिफिकेशन में रोक लगने की संभावना हो सकती थी? क्या ऐसी चीजों को रोका जा सकता था? निश्चित। आपको बता दें कि हमारे झारखंड में, सिर्फ झारखंड में, बिहार में भी नहीं, झारखंड में भी, जैसे आप रजिस्ट्री का अगर डीड डालेंगे कि रजिस्ट्री होना है, तो वहां कैसे होते, बिहार में कैसे होते, बंगाल में कैसे होते हैं कि जैसे अब रजिस्ट्री डाले जिस अंचल के आधार पर वो रहेंगे, अधीन में रहेंगे, वहां से जब तक क्लियरेंस नहीं मिलेंगे कि इसका म्यूटेशन होगा कि नहीं, तब रजिस्ट्री होंगे। लेकिन यहाँ उल्टा, यहाँ बोलिएगा तो हम जीटी रोड को भी हम रजिस्ट्री करवा देंगे, यहाँ मेन रोड भी रजिस्ट्री हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू सरकार को मिल रही है तो यहाँ रजिस्ट्री हो जाते हैं। रजिस्ट्री होने से पहले एक चीज का ध्यान देने की जरूरत है, कोई भी जमीन जनरल का हो चाहे सीएनटी का हो, रजिस्ट्री होने से पहले सीओ ऑफिस में यहाँ से क्लिक होना चाहिए, रजिस्ट्रार के यहाँ से, कि भाई ये जो जमीन आपकी अंडर में है ये क्या सही है, ये क्या म्यूटेशन होगा। अगर वो क्लियरेंस दे तब यहाँ रजिस्ट्री होनी चाहिए। ये चीज नहीं है हमारे राज्य में। और राज्य में क्या है कि एक यहाँ कानून है एक कि रजिस्ट्री होने के बाद तो ऑटो म्यूटेशन होते हैं, लेकिन ऑटो म्यूटेशन हमको लगता है कि 1000 में एक भी नहीं होते हैं। और आपको बता दीजिए, विजय जी और प्रदीप जी जो बोल रहे थे कि ये होना चाहिए 20 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए, कुछ निश्चित तौर पर होना चाहिए, इस पर आपको बता दें कि ये मामला को हम लोग 2000 में इसको लाए थे। हम लोग इसको लाए थे, इस तरह से लाए थे कि ट्राइब की जमीन अगर शहर के बीच में है, शहर के बीच में अगर सोचिए 50 डिसमिल जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, उसे आप जनरल ना बनाए, ना उसका अधीन तोड़े, आप उसको ऐसा करें कि स्टेट गवर्नमेंट उस जमीन को ले और उसमें फ्लैट बनाए, चाहे मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाए, वहां पर 60-40 का मामला लगा दे, मैंने ट्राइब को दे दे 40%, अपने 60% रख ले, तो उसमें क्या होगा कि उनकी खतियान बची हुई रहेगी, उनकी खतियान बची हुई रहेगी, उनकी वहां पर जाति आवासीय भी वहीं से बनेंगे। तो ये चीज होने की जरूरत थी। हमने सरकार को भी कहा था, 2000 के बाद हम लोग इस पर भी आगे बढ़े थे। और सीओ के बता दे, जमीन में हमारे कुछ दिक्कत है, अभी आपका जो हमारे मंत्री जी हैं उनसे भी बातें चल रही है, हम लगता है बहुत जल्द इस पर बैठेंगे। आपको बता दें कि देखिए मुंडा क्षेत्र में, जो मुंडा क्षेत्र होते हैं वहां पर एक मझियस जमीन होते हैं। मझियस जमीन मतलब खाता एक, वो राजा की जमीन होती है। लेकिन इसके चलते क्या हो गया कि पूरे खूंटी में जमीन को इधर उधर कर दिए थे। हम लोग 22 से लगे, 22, 23, 21, 22, 23 लगने के बाद इस तरह से वहां लड़ाई हम लड़े, हम लोग मिल के लड़े, आपको सबको एक साथ जोड़ दिए थे, आपको जोड़, मैंने उसमें ग्राम प्रधान भी थे, सबको ग्राम सभा भी थे, सारे कोई मिल के जो हम लोग लड़ाई लड़ने के बाद, आपको बता दें, आपके चैनल के माध्यम से बता दें, करीब करीब 3000 एकड़ जमीन जो गलत तरीका से जनरल के पास थे, ट्राइबलों की जमीन, उसको आपस करवाएं जो सरकार नहीं कर सकी। सरकार तो 100 एकड़ भी नहीं, हम लोग 3000 एकड़, जिसमें हमारे एक साथी के कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि सोमा मुंडा की हत्या हो गई, वो भी हमारे आंदोलनकारी, हम लोग एक साथ लड़ाई लड़े। देखिए इस तरह से वहां पर एक मझियस जमीन है, और आपका हमारे क्षेत्र में, मतलब मुंडा क्षेत्र में मझियस, और जैसे उरांव क्षेत्र में जो टाउन से सटे हुए थोड़ा से बाहर में, यहां पर होते हैं कोड़कर जमीन होते हैं। कोड़कर जमीन ऐसा है कि खतियान रहेंगे किसी और के नाम से, जनरल के नाम से, लेकिन वो कोड़कर रहते हुए, क्योंकि खतियान बनने से पहले वो कोड़ के उस जमीन को ट्राइब बनाए थे, वो खुद बनाए थे, इसलिए उनकी अधिकार है। हम लोग आपको बगल में, एयरपोर्ट के बगल में एक कोड़कर जमीन, 2.5 एकड़ जमीन को मुस्लिम की खतियान थी, वो जबरन उसको बेच दिए थे, हम लोग उसको कब्जा नहीं होने दिए, और आज कोर्ट से हम लोग को उसकी जीत हुई है। तो इस तरह से मामला है, इसको सरकार को समझने की जरूरत है। हमें नहीं लगता कि 81 विधायक, हम छोटा बड़ा किसी को नहीं करें, 81 विधायक में एक भी विधायक, सिंगल पर्सन, ना सीएनटी एसपीटी के उसके कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन बड़े बड़े बात निश्चित तौर पर करते हैं। जी राकेश जी, चलिए देखिए, ये बड़ी बात कही आपने। हमने भी इस बात की और चर्चा की थी कि जागरूकता की कमी जरूर दिखाई पड़ रही है। जमीन खरीदने के पहले आम लोगों को पता ही नहीं होता कि आखिर जमीन की कैटेगरी क्या है, कैसे रजिस्ट्री हो सकती है। जरा चलते हैं प्रदीप जी के साथ बातचीत करते हैं। प्रदीप जी,
एक जो सवाल खड़े हो रहे थे बार बार दोनों हमारे और मेहमानों ने जिक्र किया है कि एक सर्किल, एक रेडियस के आधार पे फ्री लैंड किया जाना चाहिए। सीएनटी एसपीटी एक्ट के बात आए, शहरी इलाके कुछ क्षेत्र की बात की जाए। मुझे जहां तक याद है, जब राज्य का गठन हुआ था, आपकी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी बने थे। उस समय रांची को एक दायरे के तहत एक रेडियस तैयार करने का प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही थी, जिस पर इसी फॉर्मूले के तहत काम किया जाना था। और उसके बाद से इस पर कहीं न कहीं राजनीति हुई, कई तरह की अड़चने आई और उसके बाद से ये मामला कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में चला गया या फिर इस पर राजनीति तेजी से आगे बढ़ी। क्या लगता है कि आप जिस तरीके से देख रहे हैं, आज इतना विवाद खड़ा होता जा रहा है, सरकार तो जरूर काम कर रही है, आप भी लगातार सारी चीजों को देख रहे हैं, क्या लगता है कि ये समस्या का समाधान हो सकता था? अगर उसे लागू करा दिया जाता तो शायद इसका फायदा मिलता और आज जो परिस्थितियां रांची जैसे शहर में, राजधानी में जो हो रही हैं, वो शायद कम होता या देखने को कम से कम मिलता। देखिए, भूमि सुधार पर काम करने की आवश्यकता है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सरकार की दी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब राज्य में आप लंबे समय से जमीनों का सर्वे नहीं हो सका है, तो कोई भी सरकार किसी की भी रही हो, अगर प्रतिबद्धता जनता को सहूलियत देने की ना हो, तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है, कल की घटना पर चर्चा हो रही है, हो गया विषयांतर भी हो गया उसमें, तो मैं समझता हूँ कल की जो घटना है विशुद्ध रूप से गलती दोनों पक्षों की है। क्योंकि आप ये कहना कि आदिवासियों से जमीन हम ले सकते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के पास चले जाइए जो थोड़ा भी जानकार होगा, वो आपको सलाह देगा कि नहीं, आदिवासी जमीन मत लो, क्योंकि इसमें रिस्क है ना। तो पहले अब एसएआर कोड भी नहीं है कि जहां आप आवेदन लगा के एसएआर कोड से मुआवजा जमा करने के उपरांत वो जमीन किसी व्यक्ति की हो जाती थी, अब वो भी प्रावधान खत्म हो चुका है। तो इसलिए बिल्कुल वो रिस्क लेने वाली स्थिति है। और आज भी आपने देखा होगा राकेश जी, अपने आसपास ही आज भी लोग वो खतरा और जोखिम मोल लेने को तैयार है। कहीं आदिवासी जमीन मिल रही हो तो निश्चित रूप से लोग उसको प्रेफर करते हैं खरीदना, क्योंकि आधे पैसे देकर पहले जमीन पर कब्जा लेते हैं, बाद के दिनों में फिर देखा जाएगा, धीरे धीरे पैसे देंगे। लेकिन ये विकट स्थिति तब हो जाती है जब कोई उसी का बेटा हो या पोता हो, आगे जाकर उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। क्योंकि मुकदमा जब कोर्ट में पहुंचता है तो चूंकि खतियान, रसीद सब कुछ उसके नाम पर है, तो जाहिर तौर पर कोर्ट तो आदेश उसी को पक्ष में देगा और कल की घटना उसी का ही परिणाम है। और जहां तक रिम्स वाली बात है, तो रिम्स में तो परिस्थितियां बिल्कुल आपने भी स्पष्ट की कि वो जमीन तो रिम्स की थी, लेकिन जमीन दलालों ने किस तरह से मिली भगत करके पूरे सिस्टम के साथ, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि जमीन किसी की लेकिन नाम किसी का हो गया और उसके आधार पर उसको बेच दिया गया। तो इसमें जो लोगों को परेशानी हुई, सबके बने बनाए मकान उजड़ गए, तो कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है और कोर्ट ने भी कहा है कि सारी डिटेल्स दी जाए, किन लोगों ने जमीन बेची, कौन लोग उस वक्त सीओ ऑफिस में पदस्थापित थे, कौन करने वाला था, कौन अधिकारी इस पर फैसला करने वाला जिम्मेवार अधिकारी था। मैं समझता हूँ कि एक बार अगर कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से ऐसे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। क्योंकि आज भी समाज में आप जानते भी हैं और ऐसे जमीन दलाल सक्रिय हैं जो भोले भाले लोगों को फंसाकर कहीं ना कहीं अपना हित साध रहे हैं। लोगों को ये भरोसा दिलाते हैं कि आप ले लीजिए ना जमीन, हम है ना, हम करवा देंगे, लेकिन बाद में कोई मदद के लिए नहीं आता। कल की घटना के बाद मैं समझता हूँ कि जिनके हाथों में पैसे दिए गए या जो बिचौलिया होगा, कोई व्यक्ति उनकी मदद के लिए सामने नहीं आया। कोई नहीं आया निश्चित तौर पे। कल आज हमारी बातचीत हो रही थी कई लोगों से, उनका साफ तौर पे कहना था कि वो पूरी दिन की कमाई, पूरे जीवन की कमाई को सौंप दिया था जमीन दलालों के हाथ में, जमीन खरीदने को लेकर और उसके बाद घर बनाने को लेकर। खास करके विजय जी, अब जो परिस्थिति जिस तरीके से रांची को तो एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन राज्य के अन्य शहरों की भी बातचीत की जाए तो इस तरह के हालात सामने आते जरूर नजर आएंगे। अब क्या कुछ हो सकता है, किस तरीके से इन सारी चीजों को दुरुस्त किया जा सकता है, कैसे इस पे चर्चा की जा सकती है? क्योंकि पहले भी कई बातों का जिक्र हुआ था, इस तरह की जमीन की खरीद बिक्री, दलालों की रणनीति, दलालों की सक्रियता और साथ साथ अधिकारियों की मिली भगत, इसकी भी मैं बार बार चर्चा करना चाह रहा हूं, क्योंकि कहीं न कहीं जिम्मेदारी तो किसी की बनती होगी और आने वाले समय में अगर इसी तरह के हालात रहेंगे तो और भी विवाद खड़ा होगा और भी लड़ाइयाँ होंगी और इस तरह से कानूनी रूप से कहीं न कहीं तमाम लोगों, कई ऐसे लोग होंगे जिनके घरों को तोड़ा जा सकेगा। कैसे सोचा जा सकता है, क्या कुछ विचार हो सकता है? भूमि सुधार की चर्चा कहीं न कहीं प्रदीप जी ने की है कि भूमि सुधार के लिए काम करने की जरूरत महसूस की जा रही है।
देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर ये हालात पैदा क्यों हो रहा है। एक सामान्य व्यक्ति के पास अगर जमीन अगर है तो वो उसको सेल कर सकता है, उसको मॉर्गेज कर सकता है, कहीं से भी फंड रेज कर सकता है। बट आदिवासियों के पास विकल्प क्या है? अभी एसआर कोर्ट की बात हो रही है, मैं आऊंगा उस मुद्दे पर भी, लेकिन मैं ये मान करके चलता हूं कि जो रजिस्ट्री वाला जो प्रोविजन है कि गलित जमीन का जो रजिस्ट्री हो जाता है, मुझे लगता है कि फाइनल रजिस्ट्री से पहले जो प्री रजिस्ट्री का जो प्रोविजन का जो कार्रवाई है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उसको मजबूत करने की जरूरत है और उसके बाद उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके या उसको मिनिमाइज किया जा सके। अगर फाइनल रजिस्ट्री के पहले अगर प्री रजिस्ट्री जो होता है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, जो वेरिफिकेशन के लिए जाता है, हमको लगता है कि उसमें मजबूती आनी चाहिए और अगर वो मजबूती से लागू रहे झारखंड के अंदर तो फर्जीवाड़े को कम किया जा सकता है। देखिए, आदिवासी लोगों की जो जमीन है वो बैंक लोन नहीं मिलता उसके ऊपर, हमको लग रहा है कि इस पे बैंकों को, सरकार को पॉलिसी बनाने की जरूरत है। ये एक बड़ा कारण है कि सिर्फ चंद पैसों के लिए वो लोग कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं और इसके कारण जो सामान्य लोग हैं वो फंसते हैं। इसलिए उनको बैकअप मिलना चाहिए ताकि उनको सामान्य लोग ठग न सके और फिर जमीन लेने वाले भी न फंसे। तो एक बैकअप प्लान जरूर सरकार को बनाना पड़ेगा और बैंक लोन का जो प्रोविजन होने से उनकी जो शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शादी ब्याह के जो खर्चे हैं, उन सब में सहूलियत होगी। ओवरऑल उनका जो लाइफ स्टाइल है वो अगर मॉर्गेज करेंगे, लोन मिलेगा तो वो हो सकता है कि किसी बिजनेस पे भी जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अपग्रेड होंगे, लाइफ स्टाइल उनका अपग्रेड होगा। तो सरकार को इस प्लान पर भी विचार करना चाहिए। रही बात एसआर कोर्ट वाले मामले पर, तो एसआर कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइव करने की जरूरत है, उसको खत्म करना, बंद करना मुझे लगता है कि उस समस्या का समाधान नहीं। मगर लैंड ट्रांसफर, एसआर कोर्ट की जानिब से मैं कह रहा हूं कि लैंड ट्रांसफर का कोई केस अगर वहां पर आता है तो सिर्फ ट्राइबल्स को ही पैसा जमा करके जमीन लेने के लिए परमिशन मिलना चाहिए। अगर इस तरह के प्रोविजंस अगर हो तो हमको लग रहा है कि भूमि सुधार के अलावा जो इस तरह की जो प्रोविजंस है उसका फायदा ये होगा कि आदिवासी मजबूत होंगे, उनके जमीन सुरक्षित भी रहेंगे, उपयोगी भी होंगे और कहीं ना कहीं वो मजबूत होंगे। और इस तरह का जो फर्जीवाड़ा होता है, वो ठगे जाते हैं चंद पैसों के कारण, जो दादा लिख दिया तो पोता संघर्ष कर रहा होता है, तो इन सब चीजों को कम किया जा सकता है। तो सरकार को इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, एसआर कोर्ट की बात आती है, कहीं ना कहीं इस पर अभी तो कहीं ना कहीं रोक लगी हुई है और अब जाकर एसआर कोर्ट की बात नहीं सामने आती है। सुशांतो जी, ये जो पूरा मामला आता था, आप आदिवासी इलाकों में जाकर काम कर रहे थे, आपने कहा कि खूंटी के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे जमीन की वापसी हुई है, कैसे दोनों चीज का सामंजस्य आगे बढ़ सकता है? आदिवासियों के विकास की भी हम बातचीत कर सकें, जमीन में जो कहीं ना कहीं व्यवधान आते हैं, जो प्रक्रिया है उसको भी सरल किया जा सके, और जो हस्तांतरण यानी कि कहीं ना कहीं रजिस्ट्री या बाकी प्रक्रिया है जो जमीन बेचने और खरीदने के लिए होती है, उसको भी कहीं ना कहीं पारदर्शी बनाकर आगे बढ़ा जा सके। इन सारे विषयों को लेकर कैसे काम किए जा सकते हैं? क्योंकि अभी की बातचीत की जाए तो सिर्फ झगड़े का दौर चलेगा। आने वाले समय में कई इलाकों में इसी बात को लेकर केस मुकदमा न्यायालय का दौर चल रहा है, कई जगहों पे अभी भी कई शिकायतें दर्ज होती हैं और इसको लेकर अधिकारी और बाकी जो इससे जुड़े लोग होते हैं इसके फायदे उठाते हैं। जी निश्चित तौर पर राकेश जी, आपको बता दें कि बहुत सारे चीज ऐसे हैं कि जो ट्राइब में भी आते हैं। जैसे ट्राइब में सोचिए जो आपको सिमडेगा में है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो रांची में आके जमीन खरीद लिए, ठीक है। इस पर रोक कैसे लगते हैं? हमारे जाति आवासीय जो बनती है हर ब्लॉक से, अगर आपको ज्यादा बड़ा चीज कोई जांच करने की जरूरत नहीं है, अगर आप जाति आवासीय पर भी जांच कर देंगे, अगर हम आपको बता दें अगर 100 डीड बने ट्राइबल टू ट्राइबल, तो जिसमें आपको कम से कम 85 गलत होंगे। गलत को अगर आप जाएंगे सीएनटी एसपीटी में, लेकिन इसको हम लोग थाना का बाध्यता को कम से कम करने के लिए हम लोग कोशिश किए थे। ये जो थाना का बाध्यता कम से कम हो, पहले लोहरदगा खाली थे रांची के अंदर, अब कितना थाना बन गए, इसको छोटा करने की जरूरत है, जो ट्राइब अपने लिए जरूरतमंद। और आपको बता दें कि बीजेपी सरकार में, बीजेपी के समय में 2013-14 के अंतर्गत हम बता दें कि एक कानून बनने जा रही थी जो नहीं बन पाए, हम लोग उस पर एकदम सहयोग किए थे। एक कानून बनने की बने एकदम बन गए थे, जैसे अब कुछ दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो आया नहीं। मतलब ऐसा है कि भाई सीएनटी की जो जमीन है वो ट्राइब टू ट्राइब ट्रांसफर जो होते हैं, उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को
ट्राइब टू ट्राइब में कैसे सरल किया जाए, इसके लिए एक कानून बनने, लेकिन नहीं हो सके। बहुत कोशिश किया गया, नहीं हो सके। तो आज दिक्कतें उसकी भी आती है। आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे जो बार बार हम कह रहे हैं कि एक हमारे यहाँ म्युनिसिपल सर्वे में छपरबंदी बोल के एक वर्ड है, जो आपको एमएस खसियान जिसको हम लोग बोलते हैं 1929 में जो बने हैं, जो रांची शहर के बीचों बीच है। आपका भी घर 1929 का इसमें होंगे खतियान में। जी राकेश जी, आपको बता दें कि ये जो जमीन है, इस जमीन में ट्राइब का क्या था कि छपरबंदी रहने के कारण शादी ब्याह, जमीन खरीदना, कहीं दूसरे जगह जाना, उनको एक हक अधिकार दिए गए थे, वो डायरेक्ट उसको ट्रांसफर कर सकते। लेकिन यहां पर लोग क्या चाहते हैं कि इस कानून को तोड़ के एक दायरा बना दे, जो बाबूलाल की समय हुई थी 20 किलोमीटर रेडियस में। अगर 20 किलोमीटर नहीं, आप अगर 2 किलोमीटर भी कर दे तो पूरे झारखंड के ट्राइब के जमीन जितने शहर में आज भी लड़ उड़ के कुछ अगर मारपीट होके भी बचे हुए, वो भी खत्म हो जाएंगे। उस कानून को ऐसा छेद रख देंगे, 2 किलोमीटर को 20 किलोमीटर बनाकर 200 किलोमीटर बना लेंगे। इसको ध्यान देने की जरूरत है। हमें लगता है इसकी जरूरत नहीं है, सरकार को लेना चाहिए इनकी जमीन को। जितना भी अभी देखिए नगर निगम क्षेत्र बहुत बड़े हो गए, इसके बाहर भी जो भी टाइप के जमीन है उसमें सरकार डेवलप करे, सरकार हॉस्पिटल बनाए, सरकार वहां मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाए, सरकार वहां फ्लैट बनाए और उनके हिस्सेदारी रखे उन पर, उनकी खतियान को खत्म ना करे, उनको पैसा भी दे और उनके हिस्सा भी दे। हमें लगता है कि इसमें हमारे झारखंड की जनता की, झारखंडियों की जिनकी खतियान है, जो ट्राइब है, उनकी पैसा भी आएंगे, साथ साथ उनको जो खतियान वो बचे रहेंगे और उनको फ्लैट की जगह, मार्केट कॉम्प्लेक्स की जगह उनके पूरे दिनचर्या चेंज हो जाएंगे। ये करने की जरूरत है। हम लोग इसके लिए भी कोशिश किए थे जब बीजेपी की सरकार थी, लेकिन नहीं हो पाए। एक ही अधीन था कि 20 किलोमीटर रेडियस को नॉर्मल कर दो। और यहाँ पर जैसे आप देखबे किए कि क्या पोजीशन झारखंड की हो गई है। एक एक जगह आपको बता दे कि 400 को नोटिस मिले हैं। एक मोहल्ला के अंदर ट्राइब जमीन पर वास करने वाले को गलत तरीका से वो लिए गए हैं, उसके 400 लोगों को नोटिस की गए हैं। उस नोटिस का अभी तक क्या हुआ? कोर्ट से तो नोटिस चले गए, नोटिस ब्रेक, कुछ नहीं कार्रवाई हुई। क्यों नहीं हुए? सिर्फ ताला खुलवा के, कब्जा दिला के, फिर फोटो खींच के फिर उसको दे देना, ये अधीन नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए थी। हमें लगता है कि फिर एक बार संघर्ष झारखंड में होगी सीएनटी एसपीटी पर, और जो कानून बनी हुई है उसको, जैसे छपरबंदी जमीन है, आपको उस जमीन पर कार्रवाई कैसे नहीं कीजिएगा? जमीन के अंदर, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि मूल रूप से वो जमीन किनकी है, वो जमीन मुंडाओं की है, जो विलेज नोट होते हैं। यहाँ पर विजय जी आपको भी बताना चाह रहे हैं, प्रदीप जी आपको भी बताना चाहते हैं, हमारे झारखंड के अंदर कोई भी जमीन है, ट्राइब हो चाहे जनरल हो, उनके विलेज नोट होते कि वो उस जमीन जिनके खतियान 32 में बने हैं, 1908 में खतियान बने हैं, उससे पहले वो जमीन में कौन जोत तोड़ करते थे, वो विलेज नोट के आधार पर जमीन को सर्वे होना चाहिए और जमीन को अधिकार दिलाना चाहिए। जो हम लोग खूंटी में लड़े हैं, जो खूंटी है तोरपा और आपको कर्रा में जो लड़ाई हम लोग लड़े हैं, उस लड़ाई को हम लोग विलेज नोट के आधार पर लड़े हैं। आज देखिए मझियस के जमीन, हजारों हजार एकड़ जमीन, जिनकी वो विलेज नोट में जिस मुंडा जी के परिवार के थे, बिरसा मुंडा के वंशजों के थे, वो आपसी हुई है। ये हमारी झारखंड की बहुत जीत है। हमें लगता है कि इसके पूरे झारखंड में ले जाने की जरूरत है। अगर जनरल के भी जमीन है, उनके भी विलेज नोट में जाने की जरूरत है। और विलेज नोट के आधार पर आपके बोकारो में जो 36,000 एकड़ जो बोकारो के जमीन, बोकारो इंडस्ट्री एरिया में जो जमीन है, उस पर कितने जमीन खाली पड़े हुए। हमारे यहाँ सीएनटी में कानून है कि 5 साल के बाद आपको उसको वापस कर देने पड़े। एचईसी देखिए क्या क्या बना दिए, एचईसी में क्या हो रही है। ये नहीं होने चाहिए। केंद्र और राज्य को मिल के काम करना चाहिए। आदिवासी के जमीन बचेगी तब आदिवासी बचेगी, नहीं तो आदिवासी के जमीन नहीं रहेंगे, जल जंगल जमीन नहीं रहेंगे तो वो नहीं बचेंगे। इसलिए लड़ाई को और मजबूत करने की जरूरत है, सीएनटी एसपीटी को और मजबूत करने की जरूरत है। हम लोग उसके साथ है जी। चलिए, ये तो लड़ाई कहीं ना कहीं खत्म होती नजर नहीं आ रही है। जैसे जैसे मामले सामने आते जाएंगे, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कानून की दृष्टिकोण से या फिर सामाजिक दृष्टिकोण से भी आगे विवाद बढ़ता जाएगा। प्रदीप जी, 2-3 चीजें समझ में आ रही हैं। आखिर इस तरह की जब चीजें होती हैं, जब कहीं न कहीं जमीन की खरीद बिक्री अवैध तरीके से की जाती है, उसमें 2-3 लोग शामिल होते हैं। जैसे कि जमीन दलाल की बात आती है, बिचौलियों की बात आती है,
कुछ सरकारी अधिकारियों की बात आती है, जो लोग खरीदते हैं, जिनकी जमीन है उनकी बिकती है, उन दोनों की तो गलतियां होती ही हैं, लेकिन जो मॉनिटरिंग सिस्टम, इन सारे लोगों की भूमिका भी काफी अहम होती है। क्या जमीन की खरीद बिक्री के बीच के जो कड़ियां हैं उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है? उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, कुछ ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत इन सारी चीजों को रोका जा सके? आपने भूमि सुधार की तो बात की ही है। देखिए, भूमि कानून में सुधार ही इसका रास्ता हो सकता है, लेकिन जो विशुद्ध रूप से मामला दो व्यक्तियों के बीच के जी। आपस का मामला हो, कि एक क्रेता हो एक विक्रेता हो, वो मामला तो कोर्ट तक जाता नहीं, ना वो रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचता है। सादे कागज में लिखित समझौता होता है, इसमें पैसे दे दो और बाकी के पैसे किस्तों में दी जाएगी। तो जब मामला न्यायालय तक जाता ही नहीं है, तो फिर उसमें मैं समझता हूँ कि कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से कानून बनाकर ही उसका कोई समाधान ढूंढा जा सकता है। और आपको याद होगा जब रघुवर दास जी की सरकार थी, तो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सीएनटी वाला मामला है, जी जी उसमें एक बात आई थी कि थाना क्षेत्र जी की जी बाध्यता को खत्म कर दिया जाए। तो क्योंकि पहले जब लोहरदगा ही सिर्फ जिला हुआ करता था, तो उसमें सारे जब जिले छोटे छोटे बन गए, तो थाना क्षेत्रों की भी सीमा छोटी होती गई। तो वो जो थाना क्षेत्र की बाध्यता के चलते उसका उल्लंघन किया जा रहा है। आप सोचिए कि हेमंत सोरेन स्वयं वो गोला के रहने वाले, लेकिन उनकी जमीन यहाँ राजू मुंडा के नाम की जो जमीन है, उस पर सोहराई भवन बना रखा है उन्होंने। वो भी मामला कोर्ट में गया। क्या कुछ हुआ वो सबों को पता है। तो इस तरह से अतिक्रमण तो लोगों ने किया, जो प्रभावशाली लोग हैं उन्होंने कानून का उल्लंघन भी किया है और डरा धमकाकर भी किया। इसलिए अब सभी दल अगर सहमत हो और जागरूकता लोगों में भी आए कि कौन सा दल भूमि सुधार कानून के पक्षधर में है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे अभी भी मिलेंगे आपको जो नहीं चाहते कि भूमि कानून में कोई सुधार किया जाए, क्योंकि वो लूपहोल से उनकी जीविका का आधार है। वो उसी आधार पर लोगों को बरगलाते हैं, पैसे कमाते हैं। जी आज जी आप बड़े बड़े जमीन दलाल देखते होंगे, बड़ी गाड़ियों में घूमना, ऐशो आराम की जिंदगी और बड़े महलों में रहना, वो इसी कारण से संभव हो सका है क्योंकि जिस तरह से आदिवासी जमीन की लूट हुई, निश्चित रूप से दोनों पक्ष दोषी है। मैं तो मानता हूँ कि एक उदाहरण मैं अपने आंखों से जो देखा है मैं बता रहा हूँ आपको। ये कोई 40 साल पहले की बात है। एक आदिवासी की जमीन जी एक शेड्यूल कास्ट के आदमी ने ले लिया, लेकिन बाद में उसके बेटा ने उसी जमीन को लेकर मुकदमा कर जी दिया। दखल दिहानी का आदेश हुआ, जमीन पर दखल भी हो गई। दखल होने के बाद अब देखिए उस आदिवासी की चालाकी देखिए आप। जी दखल दिहानी प्रशासन ने कराया, जमीन पर दखल भी मिल गया। फिर उसके बाद उसने बिहार के एक व्यक्ति को बेच दिया बढ़ी हुई कीमत पर। आप समझ सकते हैं कि जिसको आप भोला भाला जी कहते हैं ना, कि बहुत भोला भाला है, बरगला के किसी ने कुछ करवा लिया, ऐसी स्थिति नहीं है। दोनों तरफ चतुर लोग हैं। अपने को जी चतुर समझने का परिणाम है कि कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा लोगों को। चलिए चलिए, बड़ी बात कही आपने कि कहीं ना कहीं ये चतुरता के चक्कर में कहीं ना कहीं नुकसान होता नजर आ रहा है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अभी विवाद काफी कुछ होने की संभावना बताई जा रही है। विजय जी से अंतिम सवाल करते हैं। विजय जी, पूरे राज्य की जब हम बातचीत करते हैं, कई तरह की जमीन की कैटेगरी है, सारे सिस्टम मौजूद हैं, मशीनरी है प्रशासन की, पुलिस की, और साथ साथ कहा जा सकता है कि अधिकारियों की पूरी एक फौज खड़ी हुई है। सारी व्यवस्था कहा जाता है कि डिजिटल रूप में जा रही है आगे, उसकी जांच आसानी से होने लगी है। इसके बावजूद अभी भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जमीनों की जो खरीद बिक्री अवैध तरीके से हो रही है, उसके पीछे कौन कौन लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। कई मामले कोर्ट में पड़े हुए हैं, कई मामलों को लेकर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन अभी भी कोई व्यवस्थित तरीके से इस चीज को बेहतर करने की दिशा में कोई कदम आगे बढ़ता दिख नहीं रहा है। कैसे सोचते हैं आप लोग राजनीति से भी हैं, समाज की भी बात करते हैं। देखिए, इस पूरे मामले पर जो जमीन के मालिक है, मैं ये मान करके चलता हूं कि वो सबसे बड़े अपराधी वो स्वयं है, क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेंगे ना तो उनके जमीनों पर कब्जा हो सकता है, न ही उनके जमीनों की खरीद बिक्री हो सकती है। तो मैं ये मान करके चलता हूँ, हाँ, एक पहलू ये जरूर हो सकता है कि वो भले 5 डिसमिल बेचे और उसके 50 डिसमिल पे कब्जा हो जाए, तो ये तो है, लेकिन उन्होंने 5 डिसमिल पर ही कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? तो जिनके पास जमीनें हैं, तो हमको लग रहा है कि सबसे ज्यादा वही दोषी है। बट सुशांतो दा की एक बात से आज मैं डिफर कर रहा हूँ, हालांकि वो बहुत विद्वान है और इन सब चीजों पर बहुत समझदारी पूर्वक और जानकारी पूर्ण तरीके से बातों को रखते हैं। बट वो जो कह रहे हैं कि मतलब पीपीपी, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी जमीनों पे मार्केट बनाए और मतलब मॉल बनाए और 60-40 का कॉन्सेप्ट लागू करे। हमको लग रहा है कि शहर में जो 2-4-5 प्लॉट होंगे वहां पर ये तो इम्प्लीमेंट हो सकता है,
बट इसको पॉलिसी नहीं बनाया जा सकता। अगर आप पॉलिसी बनाते हैं तो आपको पता है कि अधिकांश जो जमीनें हैं सीएनटी एसपीटी की वो दूर दराज की ये है, तो एक दो लोगों को फायदा होगा, तो इसको पॉलिसी मैटर तो नहीं बनाया जा सकता है कि सरकारें अधिग्रहित करे और इन सब चीजों पर जाए। प्रॉफिट मेकिंग का तरीका कुछ और हो सकता है, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि 60-40 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकल नहीं है। और ये बात मैं चूंकि बहुत सीनियर है सुशांत तोता, इसलिए बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, जमीन के खरीद बिक्री के मामले में सभी कड़ियों को जिम्मेवार मानने से अच्छा है कि एक फुल प्रूफ ट्रांसपेरेंट लैंड रिफॉर्म लॉ बने। आप अगर चोर के पीछे पीछे अगर आप दौड़ते रहेंगे तो कब तक आप दौड़ेंगे, थक जाएंगे आप। उससे अच्छा जरूरी है कि लैंड रिफॉर्म के जरिए आप चोरी को ही बंद करें। चलिए सरकार इच्छा शक्ति चलिए दिखाए। और चलिए विजय जी, तमाम चीजें हैं और खास करके निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये सोच होनी चाहिए कि आने वाले समय में इसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से हो। किस तरीके से होगा ये तो प्रशासन के लोग, सरकार के लोग और बाकी जो जानकार लोग हैं उनकी तरफ से तय करना होगा, लेकिन कहीं न कहीं जिम्मेदारी देनी पड़ेगी उन लोगों को, खास करके जो इससे जुड़े हैं, जो जमीन की रजिस्ट्री करते हैं, हस्तांतरण होता है और पैसे का जब लेन देन होता है तो उसमें कोई बिचौलिया होता है, उस पर भी लगाम कैसे लगाई जा सके, जो गलत तरीके से जमीन खरीद बिक्री करता है। इन सारी चीजों को लेकर सरकार, प्रशासन और कहीं न कहीं आम लोग सभी को जागरूक होने की जरूरत है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।